गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। कम टू द पॉइंट। इनफैक्ट 8 टेंस आपके पूरे हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक बार रिवाइज भी करता हूं, सारे लोग मिलकर भी बताएंगे और आशा करता हूं कि जितने भी टेंस मैं पढ़ा चुका हूं या पढ़ा दिया है सभी बच्चे आइडेंटिटी और हेल्पिंग वर्ब याद कर लिए होंगे, याद हो गई होंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, आप लोग बताएंगे भी। चलिए सारे लोग मिलकर बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? डू या डज होती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है। वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? अनु सोनकर जी क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या है होती है। वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? फूलमती जी आप बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन होती है। दैट इज वंडरफुल, वेरी गुड। 4 टेंस क्लियर हुए। पांचवा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आमिर आप मुझे बताओगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। वेरी गुड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? नेहा क्या होती है? वाज या वर। शाबाश। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है। वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? अंजलि क्या होती है? हैड बीन होती है। दैट इज वंडरफुल। तो हर टेंस की जितने भी टेंस पढ़ा दिए गए हैं उनकी आइडेंटिटी और हेल्पिंग वर्ब्स याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि टेंस पढ़ाने के बाद आप वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो वॉइस तो तब आएंगे बेटा जब आप कोई सेंटेंस आए, एक्टिव वॉइस आए और आप आइडेंटिटी कर ले कि नहीं ये वाक्य किस टेंस का है, तभी उसका आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए समर्थ हो पाएंगे और बेहतर हो पाएगा। ठीक है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना है, न टेंस को इग्नोर करना है, क्योंकि टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच यही अंग्रेजी की रीढ़ है, बैकबोन है ये। अगर ये कंप्लीट हो गया तो एवरीथिंग अंग्रेजी में हर एक चीज आप कंप्लीट करने के योग्य रहेंगे, समर्थ रहेंगे। ठीक है, आगे चले। कम टू द पॉइंट। लेट अस स्टार्ट नाउ। ठीक है, आज 9वां टेंस कौन सा पढ़ेंगे आप? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं, है ना। वेरी गुड। बहुत खुशी की बात है कि 8 टेंस आपने कंप्लीट कर लिया है। आज 9वां टेंस आप पढ़ेंगे और उस टेंस का नाम क्या है? क्या है नाम? बताइए इरफान, बताओ बेटा क्या नाम है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सुना है आपने ना? सुना है ना? वेरी गुड। चलिए देखिए, पढ़ा है, पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां बनी हुई है, तो ये कमियां नहीं बनी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से पढ़िए और बेहतर तरीके से पढ़िए। सारे लोग तैयार हैं? तैयार हैं? अच्छा ये बताओ, चिंकी पिंकी रिंकी सारे लोग तैयार हैं? वेरी गुड, शाबाश। देखिए सबसे पहले मैं बताया गया है टेंस जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या जानने की जरूरत होती है? आइडेंटिटी जानने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले क्या आपको जानना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, तो क्या बताया गया? क्या इसकी आइडेंटिटी होती है भैया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा क्या आ जाए? गा आ जाए, गे आ जाए, गी आ जाए, आदि शब्द आ जाए। ठीक है, तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और ये टेंस बहुत ही यूज किया जाता है, और ये टेंस बहुत ही बोलने में, है ना, ये सेंटेंस अर्थात ये टेंस बहुत ही यूज किया जाता है, बहुत ही प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए बेहतर तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ओके। फिर से एक बार देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गी आदि शब्द आए तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे कह दिया जाए चपरासी
अरे भैया कौन? अरे चपरासी। चपरासी आज घंटी बजाएगा। चपरासी आज घंटी बजाएगा। फुल स्टॉप। चलिए पहचानना है क्या कि ये वाक्य किस टेंस का है? चलो पहचानते हैं। चपरासी आज घंटी बजाएगा। अरे भैया अंत में क्या आ गया? अरे भैया गा आ गया। क्या आ गया? गा आ गया। तो आपको याद है ना इसकी आइडेंटिटी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा आ जाए, गे आ जाए, गी आ जाए, आदि शब्द आए तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्या ये बिल्कुल कंफर्म हो गया? आप आइडेंटिटी कर लेंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है। मालूम हो गया किस टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है? क्योंकि इसके अंत में गागी के आया है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मजा आया? मजा आया? अरे लल्ला और मजा आएगा, और मजा आएगा। ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब आपका अब देखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे अनुवाद किए जाते हैं। ठीक है बेटा, अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं लल्ला? सब्जेक्ट लिखते हैं। अब आपको क्या जानना है? जैसे हर एक टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है। क्या होती है? विल या शैल। पूछा जाए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है लल्ला? विल या शैल होती है। क्या होती है? विल या शैल होती है। ठीक है, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या लिखते हैं? अदर वर्ड। ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया, आपका फार्मूला या सूत्र बन गया। अब इसी सूत्र के अनुसार आपको अनुवाद करना है। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, जैसे जैसे कहा गया कि वह कल एक उपन्यास लिखेगा। ठीक है, क्या सेंटेंस आया? वह कल एक उपन्यास लिखेगा। अनुवाद करना है। चलो अनुवाद करते समय सबसे पहले पहचानते हैं, आइडेंटिटी करते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। अरे भैया अंत में गा आया, हम जान गए ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। अब बात आती है कि विल और शैल का प्रयोग कैसे करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। यदि वाक्य में आई वी आ जाए, क्या आ जाए? आई या वी आ जाए, तो आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। किसका लल्ला होता है? शैल का। यदि सब्जेक्ट आई वी आ जाए तो आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग होता है। बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। अरे समझ में आया? फिर से एक बार बता रहा हूं, समझिए क्या बताया गया। आई वी के साथ, ये सब्जेक्ट आई वी आ जाए तो आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग होता है। बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, ही हो गया, तो ही के साथ क्या लगेगा बताइए? आई वी के साथ शैल लगता है, हेल्पिंग वर्ब शैल लगाई जाएगी या लगाया जाता है। तो ही के साथ क्या लगेगा? कंफर्म हुआ? विल लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल लगेगी भैया। ही विल। फिर मेन वर्ब क्या है? लिखना। काय माने लिखना होता है? वेरी गुड, राइट होता है। राइट मीन्स लिखना। आगे देखते हैं, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक उपन्यास, तो आ नॉवेल। नॉवेल मीन्स क्या होता है? उपन्यास। अदर वर्ड क्या है? कल। क्या लिखें?
क्या लिखे कल, साधना क्या लिखे कल, यस्टरडे। अरे गलत, यस्टरडे नहीं, ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर में कभी यस्टरडे का प्रयोग नहीं होता है, केवल पास्ट टेंस में ही यस्टरडे का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर में कभी यस्टरडे का प्रयोग नहीं होता। कल आए तो सदैव टुमारो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टुमारो लगाते हैं। TOMORROW, टुमारो। क्लियर हुआ? तो याद रखोगे इस बात को कि फ्यूचर में बीता हुआ कल नहीं बल्कि आने वाला कल होता है, भविष्य का आने वाला कल होता है। इसलिए आने वाले कल को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टुमारो बोलते हैं। क्लियर हुआ? मजा आ गया और मजा आएगा। चलिए देखिए, ये समझ में आ गया। आगे देखिए, जैसे कह दिया जाए मैं कल कानपुर जाऊंगा। मैं कल कानपुर जाऊंगा। ठीक है, तो कैसे अनुवाद करेंगे? देखेंगे, गाया भैया फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया लल्ला। अफर्मेटिव सेंटेंस से अनुवाद करेंगे, इस सूत्र इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। अब क्या लगाना है? विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ क्या लगाओगे? विल लगाओगे या शैल लगाओगे? याद रखना, आई वी के साथ शैल लगता है, बताया गया है ना। आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। बाकी सभी कर्ताओं के साथ, वो चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, विल लगता है। लेकिन आई वी के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब शैल लगता है। क्लियर हुआ? तो आई आया है तो आई के साथ बेटा क्या लगाओगे? शैल लगाओगे। आई शैल। मेन वर्ब क्या है? गो, जाना। कोई जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है? कानपुर। तो सामान्यगत के लिए टू लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्या है? कानपुर, कानपुर। अदर वर्ड क्या है? टुमारो, TOMORROW, फुल स्टॉप। आ जाएंगे ना सारे बच्चों को? आ जाएंगे। वेरी गुड। और समझिए, अब देखिए कह दिया जाए, ये तो अनुवाद आ जाएंगे आपको, बहुत बेहतर। लेकिन एक सेंटेंस दे रहा हूं, देखिए। जैसे कह दिया जाए वह आज अवश्य पढ़ेगा। वह आज अवश्य पढ़ेगा। अनुवाद बताइए क्या होगा? ठीक है, बताइए। कौन बताएगा भाई? कृष्णा बताएंगे। कृष्णा बताइए। वह आज अवश्य पढ़ेगा। क्या बताया आपने? सब्जेक्ट ही। वेरी गुड। फिर आपने क्या लगाया? विल रीड। हाँ, नेसेसरी टुडे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्यों गलत? क्योंकि वह आज अवश्य पढ़ेगा, गाया फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, ये जान गए आप। अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी जान गए अब आप। लेकिन यहां इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। वह आज अवश्य पढ़ेगा, इस सेंटेंस पे यानी इंफेसिस किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है? जोर डाला जा रहा है कि वो आज अवश्य पढ़ेगा। तो याद रखना, यदि अवश्य आ जाए तो जिस वाक्य में विल लगता है उसके साथ शैल लग जाएगा, और जिसके साथ शैल लगता है उसके साथ विल लग जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे ही सब्जेक्ट हुआ ही, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तो ही के साथ तो विल लगता है, लेकिन इसमें अवश्य आ गया है, अवश्य आ गया, जोर डाला जा रहा है, तो विल के स्थान पे इसमें शैल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जब शैल लगा दोगे तो अवश्य की अंग्रेजी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नेसेसरी नहीं लिखेंगे, ही के साथ विल लगता है लेकिन अवश्य आया है तो शैल लग गया, तो इसमें अवश्य का भाव आ गया। किसका आ गया? अवश्य का भाव आ गया। तो ही शैल पढ़ेगा, स्टडी या रीड टुडे, फुल स्टॉप। ही शैल स्टडी
टुडे, वो आज अवश्य पढ़ेगा। अगर अवश्य ना होता तो ही विल स्टडी टुडे, वो आज पढ़ेगा। लेकिन अगर अवश्य आ गया तो ही शैल स्टडी टुडे। क्या ये बात बिल्कुल लल्ला समझ में आ गई ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई घबराहट तो नहीं है? बात प्रॉपर समझ में आ रही है ना? आ गई ना? एक बार फिर से समझ लीजिएगा। यदि बेटा वाक्य में अवश्य आ जाए, क्या आ जाए? अवश्य आ जाए, वाक्य में जोर डाला जाए तो विल के स्थान पे शैल का प्रयोग होता है और शैल के स्थान पे विल का प्रयोग होता है। तो यहां इसका अनुवाद करेंगे, सब्जेक्ट ही। अब इसमें अवश्य आया है तो ही के साथ विल लगता है, लेकिन विल नहीं लगाएंगे, शैल लगा देंगे। क्यों शैल लगाएंगे? क्योंकि अवश्य आ गया है। ठीक है, तो भाव इसका हो गया अवश्य का। फिर मेन वर्ब क्या है? स्टडी। अदर वर्ड क्या है? टुडे। अनुवाद आपका हो गया। हो गया ना? हो गया, वेरी गुड, राइट। और एक एग्जांपल समझ लीजिएगा ताकि कभी भी भविष्य में कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल आपका फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर रहे। ठीक है, अभी से लेके तभी तक, तभी का मतलब अरे जीवन पर्यंत। ओके, चलिए देखिए एक एग्जांपल और देखिए। जैसे कह दिया जाए मैं कल उसे अवश्य बुलाऊंगा, बुलाऊंगा, फुल स्टॉप। क्या कहा गया लल्ला? मैं कल उसे अवश्य बुलाऊंगा। चलिए अनुवाद करते हैं। अनुवाद करने से पहले देखिए ये वाक्य किस टेंस का है? गाया, या फ्यूचर इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस ध्यान से पढ़ो, मैं कल उसे अवश्य बुलाऊंगा। अरे जोर डाला जा रहा, अवश्य आ गया है। तो चलिए अनुवाद करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई। क्या है सब्जेक्ट? आई। अब आई के साथ तो क्या लगता है? शैल लगता है, बताया गया है। लेकिन इस वाक्य में अवश्य आ गया है। क्या आ गया है? अवश्य आ गया है, इसलिए शैल के स्थान पे क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा। आई विल कॉल मीन्स बुलाना, पुकारना। आई विल कॉल उसे, हिम। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। अदर वर्ड टुमारो, TOMORROW, फुल स्टॉप। आई विल कॉल हिम टुमारो, मैं कल उसे अवश्य बुलाऊंगा। तो ये दोनों सेंटेंस बेहतर तरीके से समझ में आ गए ना? आ गए ना? अब कभी भूलना मत। नेवर फॉरगेट इन होल लाइफ, संपूर्ण जीवन में कभी भूलना नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सदैव याद रखना। ओके, वेरी गुड, नोट डाउन करिए सभी लोग, शाबाश। फिर इसके बाद निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन एवरीवन। अब बेटा क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव क्लियर हुआ, अब निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या करेंगे? आई मीन क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को लल्ला हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। तो अनुवाद करते समय निगेटिव में लल्ला क्या लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद जब नहीं लगा रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है, तो निगेटिव की हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, समझिएगा ध्यान से, विल नॉट या शैल नॉट, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ब्रैकेट बंद। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, अनुवाद बनाना है। कैसे बनाओगे? जैसे कह दिया जाए कि सीमा आज कक्षा में नहीं लिखेगी। सीमा आज कक्षा में नहीं लिखेगी। ठीक है भैया, अनुवाद कर रहे हैं। देखिए गी आया, फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, सीमा आज कक्षा में नहीं भी आया। अरे भैया ये फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हो गया।
कैसा सेंटेंस हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। अनुवाद करना है इस फार्मूले के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सीमा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीमा। अब सीमा के साथ क्या लगेगा? विल नॉट या शैल नॉट? विल नॉट। आई वी के साथ शैल नॉट, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट। ठीक है, तो सीमा विल नॉट। मेन वर्ब क्या है? लिखना, राइट। ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, क्यों नहीं लिखती है? कक्षा में, अदर वर्ड इन द क्लास, इन मीन्स में द क्लास, इन द क्लास टुडे। फुल स्टॉप, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हो गया कंप्लीट। अगर बेटा इसमें सीमा आज कक्षा में अवश्य नहीं लिखेगी तो विल के स्थान पे शैल, शैल के स्थान पे विल। इस बात को याद रखना भाई, याद रखना, याद रखने वाली बात है। ठीक है, आ जाएंगे। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लीजिएगा। जैसे कह दिया जाए माली आज पुष्प, पुष्प मतलब पुष्प, फूल। माली आज पुष्प नहीं तोड़ेगा, तोड़ेगा। ठीक है, चलिए अनुवाद करना है। अंत में क्या आया? गा। भैया फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। माली आज पुष्प नहीं आया, फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव हुआ। निगेटिव। अनुवाद करेंगे। माली, सब्जेक्ट क्या है? माली द गार्डनर, द गार्डनर। सबसे पहले बेटा निगेटिव में सब्जेक्ट लिखते हैं, तो गार्डनर ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल नॉट, आई वी के साथ शैल नॉट लगाएंगे, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट लगेगा। विल नॉट। तोड़ना, प्लक, ब्रेक तोड़ना होता है, लेकिन वो किसी वस्तु को तोड़ना है ना, ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहां पे फूल तोड़ना है तो प्लक लगाते हैं, प्लक। पुष्प, फ्लावर्स, द फ्लावर्स कर दो, या फ्लावर्स, प्लक फ्लावर्स टुडे, फुल स्टॉप। द गार्डनर विल नॉट प्लक फ्लावर टुडे। माली आज पुष्प नहीं तोड़ेगा, फूल नहीं तोड़ेगा। क्लियर हुआ? आ जाएंगे। नोट डाउन करिए और बेहतर अभ्यास करना है। सेंटेंस बनाइए, अधिक बोलिए सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के। ये बहुत यूज में आते हैं सेंटेंस, है ना, प्रायः बोले जाते हैं सेंटेंस। इसके बाद फिर होमवर्क भी डालेंगे। सभी लोग 20 सेंटेंस बनाएंगे, 10 अफर्मेटिव सेंटेंस और 10 निगेटिव सेंटेंस। अगर अपने आप को मजबूत करना चाहते हो तो अभ्यास डेली करिए, सेंटेंस डेली बनाइए, है ना। जो आप पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी मैंने अभ्यास कराया है, बैक से भी रिवीजन करते रहिए, उनका भी अभ्यास करते रहिए। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पढ़ाया उसका भी अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, नोट कर लिया सभी लोग? वेरी गुड। और बेटा पूरे मन से, लगन से और पूरे जोश और होश के साथ पढ़ना है। अभी मेहनत कर लो। जिनको चैन से सोना है आराम करने दो, लेकिन जिनको बड़ी कामयाबी हासिल करना है, जिनके अंदर आग लगी है कि नहीं इस वर्ष मुझे टॉप करना है, जिनके अंदर आग लगी है वो चैन से सोएंगे नहीं, वो मेहनत करेंगे, पढ़ाई में अपना समय लगाएंगे, पढ़ाई में अपना समय देंगे, पढ़ेंगे वो बेहतर तरीके से, तभी वो उनका अपना सपना, अपना टारगेट पूरा होगा। जिनको सोना है सोने दीजिएगा, जो सो जाते हैं वो खो जाते हैं, लेकिन पाते वही है जो जगते हैं। तो आपको जगना है, मेहनत करना है, नित्य पढ़ना है, समय से पढ़ना है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप पूरे दिन किताब उठाकर रखिए, लेकिन समय से आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना है, जीवन में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, ऊंचे स्थान पे पहुंचना है, इसलिए इंग्लिश ग्रामर को बेहतर परफेक्ट बनाना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। बी ऑफ गुड चीयर।